आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड के प्रमुख प्रश्न पत्रों की। इस वीडियो में यूपी डीएलएड 2017 बैच के प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों को हम देखने वाले हैं। किस प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ये इस वीडियो को देखने के बाद आज आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको किस विषय का, किस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो प्रश्न पत्र है ये हो जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र, और ये बाल विकास का प्रश्न पत्र होगा। पूर्णांक हो जाएगा 50 का और समय है 2 घंटे का। यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी जो निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। हम आगे देखेंगे। यहाँ पर शुरुआत होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है। यहाँ पर विकल्प आपको 4 देखने के लिए मिल जाएंगे: स्टेनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर या फिर बागले ने। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको सीधा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है तो किसका मापन किया जाता है, ये आपको बताना था। अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का या फिर लंबाई का। यहाँ पर आप प्रश्नों का लेवल देख पाएंगे, और इसके अलावा इन प्रश्नों को अगर आप हल करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी आपकी परीक्षा यूपी डीएलएड के लिए। हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न होगा, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या फिर वैयक्तिक भिन्नता। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या फिर समायोजन में। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा यहाँ पर, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके बाद 10वां प्रश्न होगा, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है। अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या फिर बुद्धि लब्धि वक्र। सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। इसके अलावा देखेंगे अगला प्रश्न 7वां प्रश्न होगा, परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है। कल्पना, चिंतन, तर्क या फिर स्मृति। इसके अलावा 11वां प्रश्न होगा, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीख लेता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। प्रभाव, तत्परता, अभ्यास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना या फिर स्मृति। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या था यहाँ पर 12वां नंबर, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, 13वां नंबर प्रश्न था यहाँ पर, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है। अर्जित प्रेरक, अजागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या फिर व्यवहार को परिचालित प्रेरक। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इन वीडियो के, इन प्रश्न पत्रों के सोल्व पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रत्येक प्रश्न पत्र का अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर मैं इसमें एक ही साथ पूरा वीडियो बनाने का प्रयास करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं अलग अलग सभी प्रश्न पत्रों के वीडियो बनाकर सोल्व पेपर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, और सभी प्रश्न पत्रों का सोल्व पेपर एक साथ अपलोड नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न था अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या फिर स्मृति के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे देखेंगे 15वां नंबर यहाँ पर प्रश्न था वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? समांतर, माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर उपरोक्त सभी। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। आप देख पाएंगे यहाँ पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। बाल विकास, आगे हम देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, ये 1 नंबर के प्रश्न हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे यहाँ पर। आगे हम देखेंगे जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। इसके बाद बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फिर से स्क्रॉल करेंगे और आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद 20वां प्रश्न होगा सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TET परीक्षण का निर्माण किसने किया। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न होगा बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है। इसके अलावा 25वां प्रश्न होगा वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। इसके अलावा 26 नंबर प्रश्न होगा पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। और इसके बाद हम आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न होगा थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। 28 नंबर प्रश्न होगा प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। आगे हम देखेंगे किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31 नंबर प्रश्न क्या होगा, टोटल आपकी परीक्षा में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। ये 2 नंबर के प्रश्न होंगे टोटल लघु उत्तरी वाले। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, इस पर समीक्षात्मक व्याख्या दीजिए। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का भी चित्र बनाइए। और अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे 36वां प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है। एक ऐसी सूची बनाइए जिसे आप कक्षा में बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देकर समझाइए, यानी स्मृति को समझाना है यहाँ पर। और आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय बताना है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे देखेंगे सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। आगे हम देखेंगे यहाँ से द्वितीय प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यहाँ पर ये भी प्रश्न पत्र जो है 50 नंबर का है और इसका जो समय है 2 घंटे का भी है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत हो गई। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या फिर प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। इसके अलावा दूसरा प्रश्न होगा, यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न पहले लेंगे, निम्नलिखित में से श्रव्यदर्शी सामग्री नहीं है, रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या फिर कंप्यूटर। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा यहाँ पर संप्रेषण के घटक क्या है, प्रेषक, संदेशक, ग्राही या फिर उपयुक्त सभी। इसके बाद हम आगे देखेंगे चौथा प्रश्न होगा भ्रमण प्रविधि के चरण कौन से हैं, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या फिर उपयुक्त सभी। मैं इन सभी के उत्तर अभी आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। यहाँ पर हम देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न होगा इसमें प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या फिर नागरिक शास्त्र विषय में। शिक्षण का सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण
सिद्धांत के अंतर्गत आता है, शिक्षण के अंतर्गत आता है, सिद्धांत के अंतर्गत आता है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर प्रेरणा का सिद्धांत हो जाएगा, नियोजन का सिद्धांत हो जाएगा, चयन का सिद्धांत या फिर आवृत्ति का सिद्धांत। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं इन प्रश्नों का। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है? व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या फिर अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। यहाँ पर हम 11वां प्रश्न देख लेते हैं। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या फिर सहायक सामग्री से। अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न क्या होगा? शिक्षण प्रविधियों के प्रकार क्या हैं? प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या फिर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न होगा, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, सामूहिक कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या फिर व्याख्यान द्वारा। अगला प्रश्न क्या होगा? शिक्षण सूत्र का प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? रूसो का, रेमंड, हर्बर्ट गुली का या फिर आर.के. शर्मा जी का। आगे हम देखेंगे। यहाँ पर 14वां प्रश्न होगा, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, सामूहिक चर्चा कराना या फिर उपयुक्त सभी। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। 15वां प्रश्न क्या होगा? प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? एक पक्षी, द्विपक्षी या फिर एक और दो पक्षी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपकी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों को बताना है। यहाँ पर किन्हीं दो शिक्षण सूत्र को उल्लेख कीजिए। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? और ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं, अति लघु उत्तरीय वाले। इसके बाद यहाँ पर 19 नंबर के प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। बहुस्तरीय अच्छा शिक्षण किसे कहते हैं? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? प्रश्नों की दो विशेषताएं बताना है। और पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? क्या अभिप्राय है? शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? और विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? इसके बाद हम यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों के। इनको भी देख लेते हैं। प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको बताना है। इसके बाद खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख करना है, उल्लेख कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। 34 नंबर प्रश्न होगा, शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है? स्पष्ट कीजिए। किन्हीं चार शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता को बताना है। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है? कक्षा संप्रेषण में प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है? गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। अगला जो तृतीय प्रश्न पत्र है यहाँ पर विज्ञान का है। ये 25 नंबर का प्रश्न है और इसका जो समय है 1 घंटे का है। हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ देखेंगे। वस्तुनिष्ठ, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण, निस्पंदन। ठीक है। उसके बाद 1 फुट बराबर क्या है? यहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। उसके बाद न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है आपको बताना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर कोई नहीं। इसके बाद हम आगे देखेंगे। बल की इकाई क्या है आपको बताना है? अर्ग, डाइन, वाट या फिर कैलोरी। यहाँ पर हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से शुरुआत होगी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए।
पत्तियों के प्रमुख कार्य बताइए। विद्युतीय बल किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं लिखिए। और मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं लिखिए। इसके बाद यहाँ से हम शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। वाष्प तथा गैस में अंतर लिखिए। और मुकुलन से क्या आशा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। और यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न होगा। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी चौथे प्रश्न पत्र की। गणित का प्रश्न पत्र होगा ये। यहाँ पर भी पहले वस्तुनिष्ठ होंगे और ये भी 25 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर आप देख पाएंगे और समय भी 1 घंटे का है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है। 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89 या फिर 83 या फिर 89। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न, इसके पहले हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। परिधि, जीवा, चाप या फिर त्रिज्या। उसके बाद 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है। और यहाँ पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या फिर सरल कोण। चौथा प्रश्न होगा निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। संख्याएं आप देख पाएंगे। इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 15 का भिन्न रूप क्या होगा, 15% का भिन्न रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। और इन सभी प्रश्नों को मैं अभी सॉल्व पेपर अपलोड कर दूंगा, सॉल्व पूरा होगा और उसका वीडियो आप लोग जरूर देख ही लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वहाँ से प्रश्न जब आएंगे तो आपको आसान सा लगने लगेगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को, और वीडियो को लाइक करिएगा। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप प्रश्न देख लेंगे और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक 500 को रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले हैं, ये आपको बताना है। ये बहुत आसान प्रश्न हैं और चुटकियों में हल हो जाएंगे। और इनको मैं अभी जब हल करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही आसान है। अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये माफ़ कीजिएगा, गणित भाषा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कई बार होता क्या है कि हम कठिन मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। कई सब्जेक्ट जो हमें कठिन लगते हैं, जो चीज़ें हमें आसान लगती हैं उनको हम लगातार पढ़ते रहते हैं, इसी वजह से वो सारी चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। कुछ जो छात्र होते हैं उनको लगता है, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अंग्रेजी कठिन है, कुछ लोगों को लगता है कि मैथ कठिन है, कुछ लोगों को अन्य सब्जेक्ट कठिन लगते हैं। चलिए हम यहाँ पर आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न होगा समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा, एक भुजा है क्या है 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनको अब ये सारे प्रश्न आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 5 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और प्रक्रिया और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। और संख्याओं 13, 39 और 273 के मासा ज्ञात करने हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। क्या हो जाएगा, एक साइकिल, इसका रुपये कितना है 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा। रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है आपको। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सवाल हो जाएगा एक, XY - Z + Y ब्रैकेट के अंदर है Z - X + Z ब्रैकेट के अंदर है X - Y को सरल करना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 15वां नंबर प्रश्न है। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसके बाद 16वां नंबर प्रश्न है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो गत्ते की चौड़ाई याद करना है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। और ये यूपी टेट में भी इसी तरह का सेम प्रश्न आया था। मुझे याद नहीं है कि उसमें
यहाँ पर जो लंबाई दी गई है और कितने सेकंड में पार के टाइम जो है ये मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये यूपी टेट में पूछा गया था प्रश्न, अभी हाल ही में जो यूपी टेट हुआ उसमें। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। आपको बताना है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। ये 2 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद यहाँ से 5वां प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी। 5वां प्रश्न पत्र हो जाएगा यहाँ से सामाजिक विज्ञान, और ये 50 पूर्णांक का है, यानी 50 नंबर का, और 2 घंटे का टाइम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत होगी। यहाँ पर इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है या कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार्न या पंडित जवाहरलाल नेहरू? रैप्सन। सही उत्तर क्या होगा आप बताना है। पहिए का आविष्कार किया हुआ नवपाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर ताम्र पाषाण काल में? और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? पहिए का आविष्कार, आगे की खोज, कृषि का आरंभ या फिर अस्थायी जीवन की शुरुआत? और यहाँ पर देखेंगे आप महापाषाण से क्या तात्पर्य है? धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से या फिर पर्वत श्रृंखला समाधियों से? और यहाँ पर हम आगे देखेंगे साम का क्या अर्थ है? यज्ञ, मंत्र, स्तुति या फिर गान? उसके बाद ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या फिर लोहे के अर्थ में? आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5, 3? अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया है? प्रथम बौद्ध संगीत में, द्वितीय बौद्ध संगीत में, तृतीय या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत में? इसके अलावा अगला प्रश्न होगा बौद्धिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? कुलप, ग्रामिक, ग्रामणी या फिर विस्पति? सौरमंडल का मुखिया कौन है? पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या फिर सूर्य? आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ इन सभी प्रश्नों का सॉल्व मैं आगे बता दूंगा आपको। आगे हम देखेंगे 8वां प्रश्न होगा सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ या फिर उपरोक्त सभी? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक या फिर आर्कटिक महासागर? यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। नासा के स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1959 में, 1957 में या फिर 1956 में? नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 3, 4, 5, 6 वर्ष आपको बताना है। उसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं इनका। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है? सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर मेयर? आपको कमेंट करना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरुआत होगी। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? और इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ से ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाई थी? संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच हुई? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? जैन धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखना है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? नगर निगम की आय के स्रोत बताना है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? और फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? माफ कीजिएगा 4 साल उत्तर हो जाएगा इसका। आगे हम देखेंगे इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं? लिखिए। चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखना है। उसके बाद 34 नंबर यहाँ से प्रश्न हो जाएगा ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी? संक्षेप में लिखिए। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? उल्लेख कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? लिखिए। सड़क दुर्घटना में होने वाले मुख्य कारण क्या क्या हैं? ये लिखना है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखना है। भारत की जलवायु के बारे में लिखना है। यहाँ के मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं ये भी आपको बताना है। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 6वां प्रश्न पत्र। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। हिंदी का प्रश्न पत्र है और ये 1 घंटे का प्रश्न पत्र था और 25 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। ड और ड़ा वर्ण क्या है? उत्क्षिप्त है, अंतस्थ है, संयुक्त है या फिर ऊष्म है? आनंद का विलोम शब्द क्या होगा? विश्व, विषाद, अमन या फिर अर्पण? और इसके बाद अगला यहाँ से प्रश्न क्या हो जाएगा? सा शब्द का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठकंठ, ताबलू या फिर दंते? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार या फिर यहाँ पर आप देख लेंगे द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण या फिर इनमें से सभी?
यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है और ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए और अंश का अर्थ स्पष्ट करना है यहाँ पर, और अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखना है। रावण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखना है। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट करना है और शुद्ध लेख का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। यहाँ से 7वां प्रश्न में शुरुआत हो जाएगी। संस्कृत की शुरुआत होगी यहाँ पर 25 नंबर, 1 घंटे का भी यह भी प्रश्न 1 ही घंटे का है। जो 25 पूर्णांक जिनका 25 होता है, 25 नंबर जो आते हैं ये 1 घंटे के ही पेपर होते हैं। वस्तुनिष्ठ सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अधिहरी में समास कौन सा है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। और मैं आपको बताऊं, समास से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर। निश्चित तौर पर वो वीडियो देखने के बाद आपको समास निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगी। इतनी आसान भाषा में मैंने उसे बताने का प्रयास किया है। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, और 29 की शुद्ध संस्कृत व्याख्या नहीं है। उपसर्ग धातु के साथ आता है ये आपको बताना है। और उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय की। क्या हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हम सब पाठ पढ़ेंगे। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्रुवम पायो पादानाम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए और राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताना है। हर शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखना है और अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। गम धातु लोट लकार के रूप में लिखिए। अनु तथा अव उपसर्ग से बने संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक भी आपको देखना है, यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 8वां 17वां प्रश्न और 18वां। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे। तव्यतः एवं कृत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के 2 शब्द लिखना है और निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। राम सदा सत्य बोलता है, मैं काम करता हूँ, बालिकाएं पढ़ती हैं, वो दोनों घर जाते हैं। और इसके बाद यहाँ से शुरुआत होगी कंप्यूटर की। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर की शुरुआत हो जाएगी। 25 नंबर का ये प्रश्न पत्र और 1 घंटे का ही ये भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों में परिवर्तित करना है। ये आप सही विकल्प को उत्तर देंगे। हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे सही उत्तर क्या होगा, इनको कमेंट करेंगे। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को सुव्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, ये भी आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 5वें की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है। और इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या है, आउटपुट किसे कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, MS आउटलुक क्या है लिखिए। डाटाबेस क्या होता है लिखिए। मल्टीमीडिया क्या है लिखिए। और इसके बाद हम आगे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशंस क्या होता है। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। और किसी PDF तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। और MS वर्ड का परिचय देना है आपको, MS वर्ड का आपको परिचय देना है। ये सभी प्रश्न पत्र थे प्रथम सेमेस्टर के टोटल, माफ़ कीजिएगा, ये जो यहाँ पर देखेंगे, हाँ, यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर के 2018 के बाल विकास से संबंधित बाल विकास और इसके अलावा जितने भी प्रश्न पत्र थे उन सभी को यहाँ पर अपलोड किया गया है इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। इसके अलावा हम दूसरे सेमेस्टर, तीसरे और चौथे सभी सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्र लगातार अपलोड कर देंगे।
जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इन प्रश्न पत्रों को आप स्वयं से हल कर सकते हैं और प्रश्न पत्रों का लेवल क्या था, स्तर क्या था, कितने इनकी जो कठिनाई का स्तर था, ये आप पता कर पाएंगे और आसानी से अपना पेपर हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करिएगा और वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।